अमित और आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से मात खाया पहलगाम आतंकी हमले के बदले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पीओके और पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में बहावलपुर और मुरीदके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भी संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से कड़ा सबक भी सिखाया। पाकिस्तान अपनी कंगाली और बदहाली से ध्यान भटकाने के लिए अब बॉर्डर पर कायराना पैंतरेबाजी कर रहा है। बौखलाया पाकिस्तान फिर से आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने उसकी नापाक कोशिश को धूल चटा दी। राजौरी के तारकुंडी में बीती रात जो हुआ उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है और इस वक्त सभी जो हुक्मरान हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद तड़प रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक गोलीबारी के पीछे का मकसद बेहद खतरनाक, बहुत डेंजरस था। सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तानी चौकियां भारी फायरिंग कर रही है ताकि उसकी आड़ में आतंकियों के एक गुट को भारतीय सीमा में धकेला जा सके, उन्हें अंदर भेजा जा सके। लेकिन सरहद पर तैनात भारतीय सेना के जाबाज थर्ड आई की तरह मुस्तैद थे। संदिग्ध गतिविधि दिखते ही भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी गनर्स के होश उड़ गए और इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन की ये पहली बड़ी और सबसे गंभीर घटना है। अंदरूनी सियासत की जिक्र करें तो अंदरूनी सियासत में लगी आग और बूंद बूंद पानी को तरसते पाकिस्तान की सेना बौखला चुकी है। जी हां, उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत का मुकाबला करे तो कैसे करे। इसलिए वो फिर से आतंकवाद और घुसपैठ के पुराने घिसे पिटे और कायराना रास्ते पर उतर आई। लेकिन भारतीय सेना ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, साजिश चाहे जो भी हो, अंजाम सिर्फ मौत होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जारी हिंसा और वहां पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान का चेहरा वहां पर भी उजागर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने मानव अधिकार एजेंसी ने पीओके में अशांति और मौतों पर चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, निष्पक्ष जांच और जेएसी पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। लिहाजा मुनीर को सांप सूंघ गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीर किस तरीके से है। लेकिन उससे पहले आज का बड़ा सवाल पूछता इंडिया का आपके सामने रख दूं। सवाल ये कि क्या आतंकियों की घुसपैठ कर भारत में माहौल बिगाड़ने की नई साजिश रची जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पीओके में अपनी नाकामी छुपाने के लिए एलओसी पर तनाव बढ़ा रहा है। और तीसरा और आखिरी बड़ा प्रश्न, क्या दुनिया अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत को खुलकर देख रही है और क्या वहां के लोग अब इसका खुलकर सामना करने के लिए भी तैयार हैं? और क्या इसके बाद भारत में उनका विलय भी होगा? इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपको, कर्नल एसके मलिक हमारे साथ कनेक्ट है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, साथ ही साथ दामोदर सिंह भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैदर हयात साहब हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न मेरा हैदर हयात साहब आप ही से, ये कहा जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंजर्स पाकिस्तान में पीओके इलाके में खासतौर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर लोगों को आड़े हाथों ले रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, पाकिस्तान घिर चुका है, यूएन फटकार लगा रहा है, लेकिन अभी हालात कुछ कंट्रोल में नहीं आए, या मैं यूं कहूं कि आउट ऑफ कंट्रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रितु। बिल्कुल हालात कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है। ये मुट्ठी भर अनासर जो भारतीय इमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं,
इनको इन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही इस अप्रोच में किसी तरह की ब्लरनेस है, ये क्लियर अप्रोच है, और इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो ये डिजर्व करते हैं, पहली चीज। दूसरा, देखें, आपके इंट्रो में मैंने बड़ी प्रोपेगेंडाज देखे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया जिस सतह पर जाकर प्रोपेगेंडा करता है, मैं समझता हूँ कि आपके लोग भी, अब आप लोगों को जब टीवी चैनल्स पर सुनते होंगे ये प्रोपेगेंडा करते, तो वो लोग भी जो है वो हैरान होते होंगे कि किस तरह आप लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं उन चीजों को सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। मैं बड़े अरसे से आपके चैनल्स पर भी ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक सीरीज ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस प्लान की हुई है। आगे इंडियन पंजाब में इलेक्शंस हैं, गुजरात में इलेक्शंस हैं, गोवा में इलेक्शंस हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं। कारकर्दगी आप लोगों की सिफर है। अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल की वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी एशिया की भारत की है, और ये जाके आप स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेंगे। मुझे पता है कि आप अपने लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपके तवसत से आपके लोगों को बता देता हूँ। तो नहीं तो फिर चलिए आपके ठीक है, मुल्क आपका के गुस्सा जिगरगोशे भारत में- के लिए जायज भी है, लेकिन आप ये बताइए यूएन क्यों फटकार लगा रहा है? यूएन क्यों बार बार कह रहा है? यूएन की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पॉइंट रखा गया वो क्यों रखा जा रहा है? भारत के साथ ऑब्सेशन आपका है, समझ आता है, भारत की मीडिया के साथ है वो भी समझ आता है, लेकिन यूएन की बात में कुछ दम तो होगा ना? यूनाइटेड नेशंस ने तो अभी रिसेंटली उनके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में भारत की एक्टिविटीज को अनलॉफुल कहा है। आपका जब दिल करता है आप यूएन के जो है वो कह देते हैं जी कि यूएन बेहतरीन काम कर रहे हैं, यूएन देखिए ये कर रहे हैं। जब दिल करता है आप लोग यूएन की रिपोर्ट्स को और यूएन के जो मामलात है, यूएन ने तो प्लेबिसाइड का भी कहा हुआ है, आप लोग क्यों नहीं आते कश्मीर में प्लेबिसाइड के ऊपर? तो ऐसे अपनी मर्जी की चीजों के ऊपर जो है वो आप इस तरह लोगों को बेवकूफ मत बनाएं, अपने लोगों को ये उल्लू मत इस्तेमाल बनाएं, करना, उनको यूज facts करना, ये बताएं, पाकिस्तान उनको से कम facts- समझने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो कि हर पहलू पर इस्तेमाल ही कर रहा है हर यही चीज तो आप में। लोगों का मसला आप है। लोगों को पासपोर्ट भी बेचनी होती है, आप लोगों को वहां से भी डीलिंग करवानी होती है, आपको ग्वादर भी बेचना है, आपको वहां से भी डीलिंग करानी है, और आपको पाकिस्तान वालों को खास तौर पर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी जाना पड़ता है। वो भी मजबूरी आपकी समझ रहे। खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, नदीम जी, उनका भी स्वागत करूंगी। लेकिन अब प्रश्न मेरा है इसके मालिक सर, अभी जितनी बातें हैदर हयात ने की उनकी बातों से नजर आता है कि कितना ज्यादा वो सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं या भारत से ऑब्सेस्ड है। सीधे सीधे इस खून खराबे के पीछे भी वजह भारत को बता रहे हैं। रितु जी, आपके सभी दर्शकों को और सभी मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, पाकिस्तानी मेहमान क्या कहते हैं इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज ए स्टेट ऑफ डिनायल, 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 नथिंग एल्स। क्योंकि उनके यहाँ जो भी होते हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार होता है। अभी उनके जो पीओके के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये लोग अपने एजेंट्स को घुसा रहे हैं एक काउंटरफीट करेंसी के साथ जो भारत की है, ये दिखाने के लिए कि देखो भारत के नोट पकड़े जा रहे हैं और वहां पर भारत का इसमें हाथ है। ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अपनी समस्या को ना देख के इसको पूरी दुनिया की समस्या देखती है। आपको याद होगा रितु सिंह जी, एक जयशंकर प्रसाद जी ने एक यूरोप के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था 1.5 साल पहले। उन्होंने ये कहा था कि ये ना यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या, और पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला था, क्योंकि पाकिस्तान के मेरे भाई साहब हैं, उनको शायद पाकिस्तान अंग्रेजी से ज्यादा मतलब है नहीं। पर यही बात पाकिस्तान पे लागू होती है कि जो मेरे यहाँ हो रहा है वो सारा हिंदुस्तान कराता है, भारत कराता है सब कुछ। मेरे यहाँ हवा भी बहेगी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान भेजता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हिंदुस्तान टेम्परेचर बढ़ाता है, ठंड होगी तो भी हिंदुस्तान बढ़ाता है। देखिए, इनका मकसद साफ है कि जो वहां पे लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल के आए हैं, अरे उनके जो लोग घायल है ना हॉस्पिटल में, उनको भी वहां की जो इनकी डिस्पेंसेशन है, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेज हॉस्पिटल से निकाल रही है, हॉस्पिटल से उठा के ले जा रही है। इनको पता नहीं होगा, पता तो होगा, पत्रकार महोदय हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत तेज हैं, तो इनको पता सब कुछ है, लेकिन बोलेंगे नहीं। यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे लोगों को पहली बार देखा कि हॉस्पिटल से उठा के ले जा रही है। ध्यान बटाना है इनको पीओके से, ध्यान बटाना है इनको बीएलए से। बीएलए क्या कर रही है इनका? कल की बात है कि कितना एक बड़ा अटैक कितना हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी ने भी इसको मान लिया है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी उनकी कैजुअलिटी को कंफर्म कभी नहीं करेगी, क्योंकि उससे उनको कहता है कि उनको एक तरह से देखा जाए उनकी छिछालेदारी सामने आ जाती है। रही बात यह है कि नई नई खबरें आ रही हैं कि लड़कियों को बेसिकली वहां पे ट्रेन कर रहे हैं। आदमी सुनते खबर देख रहा था, और ट्रेन कर रहे हैं किसपे? भारत के जो सरकारी महकमा उसको टारगेट कीजिए और हर एक ट्रेनिंग में शामिल हो जाइए। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग चल रही है, इनकी मंगला डैम में ट्रेनिंग चल रही है। मंगला डैम में कहते हैं आतंकवादी को स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी रात जो भी ये फायरिंग करते हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कैपेबल है माकूल जवाब देने के लिए, और जवाब इनको दिया जा रहा है।
हमको ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने तो स्वीकार कर लिया कि हमको इस समस्या के साथ रहना है। और ये जो हमारे साथ जुड़ा है ना पाकिस्तान का पड़ोसी, ये हमको रहना एक नासूर है हमारे लिए। हमें इसके साथ इलाज ढूंढने पड़ेंगे, इनके साथ जिंदा रहना है और हमको करना ही पड़ेगा। हमें पाकिस्तानी मेहमान से, पत्रकार महोदय से उनके वर्जन पर नहीं जाना है। पूरी दुनिया क्या कहती है, यूएन क्या कहती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका क्या कहती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है सिर्फ जब इनके अंदर से कुटाई होती है और जब इनके लोग ही इनके पीछे दौड़ते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, कोर कमांडर के घर पे जब अटैक हुआ था, याद होगा ना, कोर कमांडर से लोग बत्तख, मुर्गे और उनके मोर सब कुछ उठा के ले गए थे। ये तो लोग वहां की जहनियत है। और इन सब चीजों को देखते हुए आप हमको मत सिखाइए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम आपसे, हमारे कोई आपसे कंपैरिजन नहीं है। आप ही के लोग हमारे कश्मीर के अंदर से जब कंपैरिजन करते हैं, अपनी जीवन यापन की बेसिक चीजों को कंपेयर करते हैं, तो वो पाते हैं कि हम कहां नरक में। हैदर एयाज साहब, मानवाधिकार उच्चायुक्त जो मैं डिटेल देख पा रही हूं, यूएन में वोल्कर तुर्क ने जेनेवा में जारी एक बयान में स्पष्ट किया कि पीओके में जारी अशांति के दौरान मौतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी भारत ने करवाया था क्या? नदीम जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। नदीम जी, इसी पर आप ही का रिएक्शन चाहती हूं मैं। देखिए, मैं तो हैरान हूं कि कश्मीर का कितना ज्यादा दर्द है इंडिया में। और इंडिया का दर्द हम समझते हैं, हम पाकिस्तानी सारे इंडिया का दर्द समझते हैं। जब 370 खत्म किया था कश्मीरियों का ही, तो उधर कितनी फौज भेजी थी आप लोगों ने? उन लोगों से कहीं ज्यादा आपकी फौज थी। और वहां पे 100 दिन ब्लैक आउट कर रखा था। वहां पे लोगों ने लाशें अपने घरों में दफनाई थी, उनके जनाजे करने की इजाजत नहीं दी इतनी थी। जानकारी अपनी पाकिस्तान की रख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। इतनी जानकारी पाकिस्तान की रख लेते, पीओके में क्या हो रहा है उसकी रख लेते। 370 अब इतिहास हो चुका है। सुनिए ना नदीम जी, 370 अब इतिहास हो चुका है। उसके बाद आप बार बार लाते हैं। जितनी दफा आप मेरे साथ डिस्कशन में जुड़े, आपने 370 का जिक्र किया ही किया है। और ये आपके ऑब्सेशन में समझती हूं। आपको ये मुद्दा उठाना है क्योंकि आपको ज्यादा प्रेम पीओके की जमीन से है, ना कि पीओके के लोगों से। पहला सवाल। और दूसरा प्रश्न, मुझे जरा इतना बता दीजिएगा, आतंकियों पर क्यों मुंह सिल जाता है आपका? आतंकियों पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? और आप पीओके के बवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे 370 हटाने की प्रक्रिया पर ब्लैकआउट हुआ, वहां पर सेना लगाई गई, इस पर तो आप बड़े तेज तर्रार तरीके से बोल रहे हैं। प्रोग्राम करते उस वक्त भी आप प्रोग्राम करती, कश्मीरियों का दर्द दिखाती कि कश्मीरी क्या वहां पे हो रहा है। अब इस तरह की हालात में कश्मीर हमारा मसला है साहब, कश्मीर हमारा मसला है। पीओके को तो आप अपना बताते हैं ना, वहां के लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं सब? आपको तो दर्द की मैं बात कर रहा हूं कि भारत को कितना दर्द है और हम उस दर्द को समझते हैं। पाकिस्तानियों को सबको पता है कि वहां पे कितना दर्द है। हम तो अभी तक मामलात को कश्मीरियों के साथ उस तरह सुलझा रहे हैं। कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, 100 दिन का ब्लैकआउट कहीं नहीं हुआ, लोगों ने घरों में लाशें नहीं दफनाई। कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं आप? अरे कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं? इतने दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है, वीडियोस आ रही हैं, यूएन को काउंटर करना पड़ गया, वहां के ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस की तरफ से बयान आता है। आप लोग यूएन की और अमेरिका की बात मानते हैं? मैं आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता है, इसलिए झोला उठाए चल देते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव ठीक करने। दामोदर जी प्लीज काउंटर ऑन दिस। थैंक यू रितु। मैं बहुत देर से सुन रहा था इन सबकी बातें। इनके जो अभी हमारे साथ को पैनलिस्ट थे, कर्नल साहब बोल रहे थे, डेनियल, इनकी ना ये अपने लोग, ये वो मुल्क है जो अपने सैनिकों की शहादत को भी एक्सेप्ट नहीं करते कभी दुनिया के सामने। अभी 26 जुलाई को हम एक कारगिल विजय दिवस जब मनाएंगे, तब इनसे पूछे इनकी आत्मा में क्या क्या गुजरेगा उस समय कि इन्होंने अपने सोल्जर्स को वहां पे छोड़ दिया था, उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके पास रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया को पता है किस तरह भारतीय सेना ने उनको ऑनर देते हो, क्योंकि हम शहीदों की इज्जत करते हैं। वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमने उनको ऑनर देते हुए दामोदर, look at the obsession for 370। समझते जाइएगा। तो आम आदमी के लिए तो इनके अंदर कितनी बेगैरत है और ये कितना उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स का, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं। जो मुल्क अपने लिए लड़ने वाले सैनिकों को बेगैरत होकर छोड़ दे, उनके हालात पर, उनकी डेड बॉडी को क्लेम ना करे, उस मुल्क से बात करने की जरूरत नहीं ह्यूमन राइट पे। ये क्या बोलेंगे? इसके बाद अब आप जब बात करते हैं पीओजेके की और बाकी, जो महरंग बलूच का केस याद है आपको? यूनाइटेड नेशन आपको लताड़ रहा दौड़ दौड़ के कि भाई साहब आप ये उनके केस पे कर क्या रहे? आपको महरंग बलूच का नाम तो याद होगा, उसमें तो हम नहीं बोल रहे ना, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है आपको।
आप जाके पढ़िए जाके कि आपको कितनी लताड़ लगी है। और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हो, उसका एक कनेक्शन पाकिस्तान से ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से, चाहे वो यूनाइटेड अमेरिका के ऊपर अटैक हो या कहीं पर भी सोमालिया में अटैक हो, उसका। और एक चीज और सुनिए, अभी आप हंसेंगे इस बात पे, आज जिस परमाणु कार्यक्रम के लिए ईरान को मार लग रही है, ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं अमेरिका के, उसकी देन पता है इन्हीं का मुल्क है। और उसका श्रेय जाता है इनके अब्दुल कादिर साहब को। इनके जो परमाणु साइंटिस्ट थे, उन्होंने अगर ईरान को वो चोरी छिपे टेक्नोलॉजी ना बेची होती तो आज ईरान जवाब दे रहे हैं परमाणु आपको नदीम जी, जवाब दे रहे हैं, दोनों को रखिए, मैं चाहूंगी। हाँ, जितना एनरिच यूरेनियम आपने बनाया है, आज ईरान को उसके लिए सफाई नहीं देनी पड़ती और लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। दुनिया उसके ऊपर हमले कर रही सबको। ये अब्दुल कादिर की देन है, आप ही के मुल्क का, जो उसको पूरी दुनिया टेररिस्ट के तौर पे काउंट करती है। हंसिएगा मत, मैं बता रहा हूँ, अब्दुल कलाम होने में और अब्दुल कादिर होने में बहुत इस फर्क है। कलाम अकल को नाम नहीं लेना आता, इसको तो नाम का भी नहीं पता किसके नाम ले रहा है ये। इन्होंने बाल साइंटिस्ट मुंडवाने के साथ थोड़ी सी अकल भी मुंडवा दी है। इनको तो इतनी समझ नहीं है कि टीवी फिजिकल पे अब्यूज बैठ का तो के बात कमेंट कैसे करता नहीं करते मैं हैं, टीवी पे मैं बैठ बता के रहा हूँ, बात कैसे करते हैं। फिजिकल ये कहते हैं कि बॉडी जनाब शेमिंग फरमाते वगैरह हैं जैसी चीजें हम नहीं कि करते हैं। नहीं तो मैं आपसे बोल नहीं, सकता हूँ कि आंखों में आपकी बेगैरती तो दिखाई ये नहीं देता है, हो तो तुम लोग तो आप देख सकते हैं, मेरी दाढ़ी आप वाड़ी लोग में तो काफी वो बाल है, अगर कौम जरूरत है हो तो जो बताएं। अभिनंदन को अवार्ड दे देते हैं। अभिनंदन अरे का अवार्ड अभिनंदन ने बनता था मिग ओ भाई, 21 से जिस F-16 वक्त को वो टारगेट करना इंडियन टेरिटरी में और उसको घुसा, ग्राउंडेड करना जिस बहुत वक्त बड़ी बात हमने है। आप इंडिया को समझिए, वापस किया, उस वक्त देखना हमारा उसको मुल्क सिपाही ने कहां से पकड़ा। बीएसएफ का सिपाही उसको गैरतमंद था आप लोगों का। बीएसएफ का सिपाही ने उसको बेल्ट से पकड़ के अंदर डाला। आपने तो वो देखा नहीं सीन, एक दफा देखो तो सही। जब हमने पाकिस्तान रेंजर्स ने उसको इंडिया के हवाले किया तो एक अच्छा ठीक है, सिपाही ने अभिनंदन की आपके बात करते हैं हीरो सर। को पकड़ ये के नदीम कौन जैन, सा आप दिलुलू मेरी वर्ल्ड बात है? तो सुनिए। नहीं अभिनंदन नहीं, एक को मिनट नदीम जी, ये कौन सा दिलुलू हमारे वर्ल्ड है? छोड़ने कौन मुल्क? एक तो ये भाषा कौन सी होती है नदीम जी, ऐसे ही बात होती है आपकी यहाँ पर, मैं समझ सकती हूँ। ये दामोदर जी, ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, लेट इट बी देम। और सबसे पहले मैं विकास का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं जम्मू से। विकास, इस वक्त जो पाकिस्तान का पूरा रुख है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत दबते जा रहा है, लेकिन दिखाने के लिए इतनी शेखी बघार रहा है। पीओके में जो हो रहा है वो हम सभी के सामने है। अब तो यूएन ने भी फटकार लगा दी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट बैठे हैं उनकी मैं मजबूरी समझ रहा हूं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो शायद वो कल किडनैप हो जाएं या उनके बारे में कुछ पता ना चले उनकी फैमिली को। तो इसी कारण डर का माहौल वहां पर ज़रूर है और इसीलिए इस तरह से उनकी बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन यही हाल पीओके में और पूरे पाकिस्तान में है। जो भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलता है, उसको गायब कर दिया जाता है और कुछ दिन में उसकी बॉडी मिलती है बुरी तरह से शक विक्षत। और वही हाल यहाँ पे, इसे डर का माहौल है। लेकिन पीओके के लोग अब समझ चुके हैं। आप देखिए वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं वो समझ आ चुकी है कि ये हमारे यहाँ संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली वहां से ली जा रही है, पानी वहां का यूज कर बिजली बनाई जा रही है, बिजली उनको नहीं मिल रही, सड़कें उनकी बेहाल है, सोना तांबा वहां से निकाला जा रहा है और सब के सब वो बड़े आर्मी के ऑफिसर हैं उनके घरों में जा रहे हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर में जा रहा है। अब लोग समझ चुके हैं, वो समय निकल चुका है जब अब लेगो आवाम को बेवकूफ बनाकर आटा थोड़ा सस्ता करके या दाल सस्ती करके लोगों को सवाल वही है, सवाल आटे के भाव अभी तक सुलझा नहीं है, सवाल अभी भी वही बना हुआ है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सर, इतनी बौखलाहट क्यों है जब पाक पर उंगली उठे, हुकूमत पर उंगली उठे तो यह भारत प्रेम, भारत ऑब्सेशन क्यों आ जाता है? ठीक कर लीजिए चीजें। आपने तो बड़े बड़े दावे किए पीओके पर, अब उसी को लेकर सवाल उठा रहे तो वो भी भारत कर रहा है। विनोद दत्ता सर, देखिए, आपने पहले भी कहा था कि नैरेटिव कि भाई अगर आप पीओके को ये कहते हैं कि साहब वो आज़ाद कश्मीर है या उनका हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों का जो डेवलपमेंट है या वहाँ की जो बुनियादी चीजें हैं वो मुहैया कराना सरकार का फर्ज बनता है। और जिस तरह के मुज़ाकरे हो रहे हैं, आप देखिए लोग सड़कों पे आ गए हैं और उनकी मांगे अगर आप देखें तो बिल्कुल बुनियादी है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें जो गेहूं है या जो आटा है उस पर सब्सिडी चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे मतलब जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो होनी चाहिए। जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब जितनी पनबिजली प्रोजेक्ट्स हैं और भी इस तरह की कई चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका जो दोहन हो रहा है उसको मेनलैंड या पंजाब के सूबे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बुनियादी चीजें वो मांग रहे हैं, इनमें कोई ऐसी कोई नायाब चीज नहीं मांग रहे वो सरकार से या हुकूमत से। और उसके बाद जब वो बेसिक चीजें मांग रहे हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं।
तो आपको केवल टेरिटरी एक्वायर करने का शौक है, उसको वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट, वहाँ आपने कोई सनत लगाई है? कोई सनत नहीं लगाई। क्या वहाँ कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई है? कुछ नहीं बनाया। तो जब तक आप देखिए, आजकल वो जमाने चले गए जब जो पसमानदा लोग थे या पसमानदा इलाके थे, वहाँ लोग अपना चुप रहते थे और अपने जो लोकल इश्यूज थे उनमें इन्वॉल्व रहते थे। आज आदमी के पास इतना कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन मतलब रेवोल्यूशन आ चुका है कि उसके हर चीज का इल्म है, जो मतलब चाहे वो मरकज के लेवल पे होगा या चाहे वो लोकल लेवल पे होगा। और पाकिस्तान को एक चीज सीखनी चाहिए, तारीख से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ, और ईस्ट पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया, क्योंकि वहां भी वही चीज हो रही थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसका सारा पैसा था वो पंजाब के सूबे में इस्तेमाल किया जाता था। तो यही चीज बलोचिस्तान में हो रही है, यही खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ, 1-on-1 में चाहूंगी इस पर जवाब दें। हैदर हयात साहब हमारे साथ कनेक्ट हैं। अच्छा रितु, 2-3 बातें हैं। ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ पर बात की, जो बेसिक इश्यूज हैं, मैं तो खुद इस चीज का एडवोकेट हूँ कि वो एड्रेस होने चाहिए, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की डिमांड कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, वहाँ पे 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हॉस्पिटल्स की। आपने जो बात की, आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज वहाँ पर मौजूद हैं वो तो है सो है। हमारे बिरादर मुल्क सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला का कैंपस जो है वो भी वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। तो अनलाइक इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर दोस्त ममालिक भी आकर जो है वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रितु, आपको आज बड़ा यूनाइटेड नेशंस याद आ रहा है, बल्कि हमारे यहाँ पे एक दोस्त जो गालिबन इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस का बार बार जिक्र कर रहे थे। अभी जो 62nd सेशन है ना यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसके बारे में रिपोर्ट है कि इंडिया फेस्ड इंटेंस कंबाइंड पुशबैक फ्रॉम पाकिस्तान एंड OIC. The international forum heavily challenged India's narrative regarding territorial claims over Jammu and Kashmir, bringing global scrutiny to domestic militarily lockouts and localized political charge sheets against Kashmiri activists. अच्छा, सेकेंडली एक और आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो ये प्रिडिक्ट करती है कि 33% जो है वो SDG टारगेट्स आर ऑन ट्रैक फॉर 2030, यानी 67% जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से जो चीजें हैं वो ही ऑन ट्रैक नहीं है। तो आप यूनाइटेड नेशंस की जिन रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं ना, अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा आपके हवाले से भी, इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो आप फटकार का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, तो फटकार जो भारत को पड़ी है ना यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर, आपने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी। अब मैं आपको लिस्ट देती हूँ, रुकिए एक मिनट, वेट, मैं आपको अब लिस्ट देती हूँ। आपने इंडिया के खिलाफ बताया ना, अब मैं आपको बताती हूँ। अनरेस्ट इन POJK, UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk appealed for calm and demanded an impartial through investigation into civilian and law enforcement. ये पहला केस। दूसरा, deportation of Afghans, regional hostilities, UN Security Council, इतने सारे लिस्ट है ना कि पढ़ने बैठ गई तो पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो जाएगा। हैदर साहब और नदीम जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। आजादी की मांग वहां पर लोग कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं भारत के साथ जुड़ने के। आप लोगों को POK चाहिए था, POK की आवाम नहीं चाहिए थी क्या? उनको छोड़ दिया कंगाली में? नदीम जी देखिए, भारतीय कश्मीर को भी देख लें और आजाद जम्मू कश्मीर को भी देख लें। बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। प्लीज गो एंड चेक, डू रिसर्च। मैंने कहा कि आप जरा अपने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हमने तो आज तक उसको आजाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, उसकी जरा डेवलपमेंट पे आप नजर दौड़ाएं, रिसर्च कर लें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। उसी पर का है नदीम साहब, उसी पर का है। आप अपनी रिसर्च को बुलंद कीजिए, आप अपनी रिसर्च को बुलंद कीजिए। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पाकिस्तान भर से आज तक जो टूरिस्ट जाते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वो कश्मीर जाते हैं और कश्मीर हमारे आजाद कश्मीर में घूमते हैं, और वहाँ पे जाहिर है उधर ऐसी डेवलपमेंट है, ऐसी चीजें वहाँ पे बनाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी वजह से वहाँ पे टूरिज्म है। और टूरिज्म नदीम जी, मेरे सहयोगी ग्राउंड पर भी मौजूद है विकास, वो भी आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी विकास। जी बिल्कुल, देखिए मैं नदीम जी से कहना चाहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो इसलिए जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसके बारे में मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोटली के रहने वाले एक शख्स थे
जो आप ही के जिसको पीओ के हम कहते हैं वहाँ के, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 फोटोज खींची तो उनके पीछे वहाँ की आई से आर्मी पड़ गई जो वहीं के रहने वाले थे। वो जब वापस गए तो उन्होंने वहाँ से किस्सा सुनाई। तो आप सोचिए अगर 2 फोटोज खींचने पे आपकी आईएसआई और आपकी आर्मी पुलिस अगर वहीं के लोगों के पीछे लग जाती है तो वहाँ पे हालात क्या है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में खड़ा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल, आप जहाँ मर्जी देखिए, कोई नहीं नहीं विकास, ये इन्हें समझ नहीं आएगी। हम यहाँ पे वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इन्हें सिर्फ मिसाइल, तोप और यही वाली भाषा समझ आती है। रुक तो जाइए नदीम जी, बोलने तो दीजिए, कंप्लीट तो करने दीजिए। एसके मलिक साहब प्लीज काउंट ऑन दिस। जी 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 रितु सिंह जी, देखिए मेरे पाकिस्तान मेहमान है, पूरा आदर है उनका, वो अपनी बात को जारी रख सकते हैं और जहां से भी वो नॉलेज लाते हैं उनका सोर्स उनको मुबारक, पूरी दुनिया में जानता है। मेरे पाकिस्तानी मेहमान जरूर जाएंगे एफिल टावर की कितनी हाइट है ये जानते ही होंगे। हमारे यहाँ जो चिनाब का ब्रिज है, जनाब जा देख लीजिए, एफिल टावर के भी मेरे ख्याल से ऊपर 100 मीटर ऊपर जाता है और वहां से वंदे भारत पता किस स्पीड से दौड़ती है, 140 की स्पीड से दौड़ती है। मेरे मेहमानों मेरी बात सुनो, जब आपके जो वहां पे जो आपने कब्जाया वो जमीन है, वहां के लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं और इधर पाते हैं कि जमीन, तुम लोग स्वर्ग में रह रहे हो और हम लोग किस जहन्नुम में रह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपकी पब्लिक है, लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दोगे तो वो अच्छी बात करेंगे और अगर उनको ये मौलवी शिक्षा के अंदर रखोगे तो वो यही बात करेंगे कि भारत के अंदर, भाई आपका क्या मतलब हमारे 370 से। नहीं मेरी बात सुनो, मेरे बात करते हैं, शरीफों की तरह बात करते हैं। नदीम भाई मुझे ये बताइए 370 से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? हम बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म पर जाते हो, आप खुद इस्लामिक रिपब्लिक हो और हमारे पास सेक्युलरिज्म का झंडा आप गाड़ते हो। आपका तो सवाल ही नहीं है ये, आप उठा लिए ना। आप पहले पाकिस्तान खुद सेक्युलर बनो और उसके बाद हम पे बात करो। और हमारे यहाँ लोगों की जनसंख्या कितनी है, हम ये देखिए कि लोगों के लिए हमारे पास डेवलपमेंट वर्क कितने हैं। पाकिस्तान हमारे सुनो, जम्मू एंड कश्मीर का कितना बजट है हमारा? 1,13,000 करोड़। जरा गिनती अगर जीरो लगा सके तो आई बी थैंकफुल टू यू। इसके साथ साथ रोड कितनी है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के हर एक गांव को जोड़ा गया है। एक एक गांव जो 20-20 हजार फीट पे बैठा, वहां तक भी, चाहे वहां पे एक परिवार रहता है, वहां तक हमारी कनेक्टिविटी गई है। इसके अलावा हमारी कनेक्टिविटी गई है, मोबाइल टावर हर गांव के अंदर है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, गांव के सरपंच डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट वर्क कहां है। तुम्हारे गांव के तो सरपंच का मतलब ही नहीं है। देखिए वहां पे पाकिस्तान के अंदर जो डेमोग्राफी आप चेंज कर रहे हो ना पीओजेके के अंदर, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, ले दो। आपके लोग वहां पे रिजोर्ट बना रहे हैं, वहां पे लोगों की शिकायत है। आप कहते हो कि वहां कोई शिकायत ही नहीं है। अगर शिकायत नहीं है तो लाखों लोग बैठे क्यों है भाई? क्यों अपना पूरी दिन रात खराब कर रहे हैं? उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो लोग बीएलए के अंदर क्यों इतना उत्पात मचाए हुए, जिसको आप कहते हो जी वो तो आतंकवादी है? अरे कल ही तो अटैक हुआ है, देखिए ना गिनते। आप तो पत्रकार हैं महोदय, आपके पास तो पूरी जानकारी होगी और पुलिस से पहले भी जानकारी होगी, गवर्नमेंट से भी पहले जानकारी होगी, क्योंकि पत्रकार के जो सोर्सेज होते हैं वो तो अंदर तक बैठे होते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ ठीक होते हुए भी लोग बाग सड़कों पे हैं? और आप कहते हो, बात सुनिए ना, हमारे पास देखिए जितनी जनरेशन है ना पावर जेडके के बाहर आती है, वो वहां की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद आपके यहाँ पे जो पीओजेके के अंदर जितना आपने 2 चीजें गिनवा दी, एक कश्मीर गिनवा दिया और एक नदीम जी मैं कह रहा हूँ आपको, आप इसको मानिए ना। नागालैंड से, लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी आवश्यकता मांग रहे हैं और आप लोगों पर देखा जाए तारीफ गिनवाता हूँ जहाँ पे इंडियन को पता भी नहीं है, जहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहा है वहां उन्होंने रोटी मांगी, आपने दी गोली। उन्होंने आटा मांगा, आपने दी गोली। उन्होंने पानी मांगा, आपने दी गोली। गोली क्यों दे रहे हो? उनको आटा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, उनको दवाई दे दीजिए। बुखार में तो बच्चे पॉइंट ब्लैंक उन्हें मारेंगे ना। आटा, दाल, चावल, पानी, रोजगार, ये सारे मूलभूत चीजें नहीं देंगे। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनका कत्लेआम होगा, उसके बाद सवाल पूछा जाएगा तो ऑब्सेशन भारत के साथ दिखाया जाएगा। दामोदर जी प्लीज इस पर रिएक्ट। देखिए किसी भी जगह की तरक्की ना नारों से नहीं होती, नारे लगाने से। वहां पे ग्राउंड पे क्या काम किया गया उससे होती। इतनी सारी चीजें कर्नल साहब ने बताई, कुछ चीजें और भी आप जान लीजिए। 4100 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है हमारे यहाँ पे। और हमारे आज मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी मैंने सर्व किया और हम में से सबने किया, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब ने भी, कर्नल एसके मलिक ने। आज 5G नेटवर्क है हमारी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और वो सिर्फ हमारे हम कहीं से भी पूरे इनको आज 5G इनके यहाँ पे कराची जैसे शहरों पे मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहा है। डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, तो आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ चीजें और भी जाननी पड़ेंगी।
जहां पे आप बैठ के ये बातें कर रहे हैं, जिन पंजाबियों के लिए आप पीओजेके का दोहन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने खुद एक बलूचिस्तान जैसा देश घोषित किया है। आप में दम है तो आप उनको रोकिए जाकर, और देखिए आने वाले समय में। एक बार हमारी संसद पे बात हुई थी तो हमारे नेताओं ने खुद कहा था पाकिस्तान अपने आप पीओजेके को जन्म देगा, और वो वक्त आ गया। बहुत नाजुक हालात हैं आपके। आप यहाँ टीवी में बैठ के चाहे कितना भी भाषण कर लें, लेकिन आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। बड़े आराम से आप देखिए बलूच किस तरह से वीडियो बना बना के आपके पोस्ट को उड़ा रहे हैं। आप किसकी बात करें? 30-30 सोल्जर्स आपके। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये आप ही के मुल्क से आ रही है सारी चीजें। फैक्ट पे बात करते हैं। अभी आपके, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आपके? अभी तटरक्षक बल का पूरा पोस्ट उड़ाया उन्होंने। आज जिस तरह ग्लोबली पाकिस्तान ने अपनी पहचान बनाई है, इस वक्त में वहां पे इंडिया की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि ये तकलीफ कहाँ नीचे से उठती है और कहाँ ऊपर नहीं है। कैसी पहचान? टिश्यू पेपर वाली नहीं नदीम जी, इसके लिए कि कीप डूइंग एक का यूज एंड थ्रो टिश्यू वाली नदीम जी, ये पहचान बनाई है। विनोद दत्ता सर को भी रखिए और नदीम जी को। क्या बातें करते हैं आप? आपको फोटो ऑफ करना, चमकाना, ट्वीट करना, ये सब विदेश नीति एक गंभीर विषय है। और आपने कभी विदेश नीति जैसी चीजें ना आपके यहाँ हुक्मरानों ने पढ़ी, ना आपके मुल्क को चलाने वाले जनरल्स हैं उन्होंने पढ़ी। आप लोगों को सिर्फ कौम, मजहब और कट्टरपंथी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। और एक चीज और बता देता हूँ, पूरे दुनिया में एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको एआई का मतलब होता है सुन लीजिए, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन कराना। आप लोगों के लिए एआई का मतलब बहुत, आज भी दुनिया एआई से। आज हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है ऑर्बिट पे। आपको पता है ये बात? ये चीजें शायद आपके लिए सपना है, अगले 40-50 सालों तक घूमते रहिएगा। बड़ा स्टेटमेंट है। एआई मतलब आतंकी इन्फिल्ट्रेट करना क्या? हैदर अयाद साहब एक इस पर रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, इनके लिए वही मतलब है। आज हमारे यहाँ वन ऑन वन रखिए जरा। हाँ अच्छा, दत्ता साहब ने यहाँ पे एआई को जो थोड़ा बताया ना कि एआई का मतलब क्या है इनके दत्ता साहब नहीं है, दामोदर जी जवाब दे रहे थे। चले मैं अच्छा, दामोदर जी साहब जो भी जिन्होंने भी एआई के हवाले से भी गुफ्तगू की, एआई का मतलब है आतंकवादी इंडिया। ठीक है, और आतंकवादियों का जो गढ़ है इस खित्ते में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो वहां पर शैतान बैठा हुआ है। वो और लिखिए टॉप 10 कंट्रीज सपोर्ट टू टेररिस्ट। एक बात मैं आपको अगली भी बता दूं, आपको दिखा देता हूं। आप लोगों को जो खौफ है ना सर, आपको जो खौफ है पाकिस्तान से, हमें उस चीज का अंदाजा है। आपने अभी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि नारों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जो चीजें होती है ना वो होती है, फिर पता लगता है कि कैपेबिलिटीज क्या है। हकीकत है, मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूं। मैदाने जंग में हमने प्रैक्टिकली गुज़श्ता साल साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान कहां पर है। आप बस केवल 10 कंट्री देखिए, पर जो मर्जी कहते हैं, आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए, मैं नहीं बताता। कि हमने 7 पे हैं आप, इंक्लूडिंग 4 रफाल ज़मीबोस किए। एवरी इंडियन नोज। आपकी लोकसभा में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने तस्वीर दिखाई कि जनाब ये रफाल मेरे हल्के में गिरा है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरा है। ठीक है, तो हमने हम किसी इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई हैदर अयाद साहब, एक चीज तो क्लियर हो गई, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अभी भी पाकिस्तान में हो रही है। इतना ज्यादा दांतों तले चने चबवाए कि अभी भी याद है। विनोद दत्ता सर प्लीज, इसके बाद एस के मलिक जी आ रहे हो। देखिए पाकिस्तान में तो देखिए आज भी जो पीएमए है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, उसमें ये भी आज भी कसम दिलाई जाती है कि साहब हम सन 71 का बदला लेंगे। तो जब आप सन 71 को नहीं भूल पाए हैं तो आप मुझे बताइए कैसे मतलब जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में या आपके यहाँ जो पीओजेके है उसमें जो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? कैसे लोगों ने वहां साफ कह दिया है, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि साहब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भारत का कश्मीर है वो काफी डेवलप्ड है। जो भारत का कश्मीर है वहाँ लोगों को मतलब बुनियादी क्या, वहाँ उनके पास ऐसी फैसिलिटीज है जो एक विकसित देश में भी नहीं है। वहाँ सनत लगाई गई है। आप देखिए रेलवे का किस तरह से विस्तार किया गया है। तो ये बताता है कि भाई किस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। और इंडिया में मतलब जो ट्रू सेंस में हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर समुदाय, हर धर्म मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। वहाँ कोई मतलब हमारी जो आर्मी है यूएन जैसा एक पूरा संगठन ही सवाल उठा दे, उसके बाद बचता क्या है, रहता क्या है। लेकिन ये कहा जानते हैं नियम और कानून, ये क्या जानते हैं कायदे। एस के मलिक सर। रितु जी देखिए,
मैं डायरेक्ट ना बोल के चलो खुद थोड़ी बहुत इज्जत रखता हूँ। जो लोग इनके यहाँ शिकार करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं, और हो सकता है किसी सेंस में इनका शिकार भी करते हो, वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ गए ना? मेरे पाकिस्तानी महोदय का तो समझते हैं, पत्रकार हैं दोनों के दोनों, इनको मालूम है अंदर की खबर क्या है। देखिए हमारे यहाँ ये सबसे पहले क्या होता है कि हमने एक माहौल दिया सिक्योरिटी का, तब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। आपके यहाँ क्या है, चाइना भी वाउंड अप करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात यह है कि जो बेसिक बुनियादी है, आप उनसे दूर भागते हो हमेशा। आपसे बात करेंगे मुद्दे की, आप पहुंच जाओगे। अरे 370 से आपका क्या लेना देना है हयात साहब? 370 से आपका क्या लेना देना है? अगर मैं बोलूं कि पिछली बार मुन्नू भाई को आपने अमल कर दिया, संविधान संशोधन करके वापस करो, मेरा क्या मतलब है? आप अमल कीजिए, मुन्नू भाई को कीजिए, किसी और को कीजिए, या शरीफ को कीजिए, शरीफ को ए शरीफ बनाइए, हमें क्या मतलब है तुमसे? अरे अपने आप मिट जाओगे। दूसरी बात है 71 की डेट नहीं, अभी पीओजीके की लिबरेशन की डेट भी आपको कराई जाएगी। उसके बाद बीएलए के स्वतंत्र देश की डेट भी आपको याद कराई जाएगी। अभी तो हमसे आप 71 का बदले की बात करते हो, फिर आपसे 3 बात किया करोगे। अगर मैं पीओजेके का भी बदला लेना है, बीएलए का भी बदला लेना है, यानी बलोचिस्तान का भी बदला लेना है, तो आप इन डेट्स को रटते रहना, करते रहना। और इस अपने जो सुंदर सा अपना दुनिया बनाई हुई ना, स्टेट ऑफ डिनायल, उसमें रहते रहना। अरे पीढ़ियां सुधार लो, जिस पीढ़िया को तूने बर्बाद किया है ना, ये मुन्नू को बोलो, मुन्नू को बोलिए कि जरा इलेक्शन लड़ ले। आप ही के जो मौलाना साहब है बोल रहे हैं कि वर्दी छोड़ के इलेक्शन लड़ लो और ये राजनीति वहां बैठ के मत करो। तो ये राजनीति करने से अच्छा है वर्दी उतारिए और फील्ड में आ जाइए, और कम से कम पाकिस्तान के अंदर कहने को ये तो होगा कि इलेक्शन लड़ के आए, और देखेगा कितने वोट मिलते हैं। वो आपकी मर्जी, हमें 100% वोट दे दीजिए, लेकिन कम से कम सिस्टम पे बात तो कीजिए। ऐसे लेफ्ट राइट आए बाएं साए बात मत करो ना। आप ये बात कर रहे हो, आपको क्या मतलब है हमारे 370 से? आपको क्या मतलब है हमारे सेक्युलरिज्म से? अरे हम हैं उसके, हमारा देश है, मेरा देश है, हम करेंगे उसके डिसाइड जैसे करना है। आप अपने संविधान को उठाइए 26-27 संविधान संशोधन, जब पिछले बार आपने मुन्नू को आपने हमारे कर दिया, हटाइए उसको। आप कौन होकर बात करने वाले हमारे देश के संविधान पे? कौन होते हैं? अरे हमारा देश है, हम जो रूल लगाए हमारी मर्जी है। तुम कौन होते हो? अरे किस मुंह से बात करते हो? हैदर हयात साहब, आपकी तहे दिल से मैं आपको रिक्वेस्ट करके बुलाती हूँ इस डिस्कशन में। सुनिए तो हैदर हयात साहब, ठीक है सुनिए। कश्मीर हो या इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, कश्मीर हमारा है, हमारा पूरा ताल्लुक है। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सपनों में तुम्हारा है, सपनों में नहीं। हैदर हयात साहब सुनिए ना, अब हो गया, सुनिए, इतना बौखलाइए मत। पाकिस्तान में बैठे, कट गई आज की रील आपकी। रुकिए, आपने एआई का मतलब आतंकी इंडिया बताया ना। अगर मैं कह देती, आपकी इज्जत करती हूँ, आपको बुलाया हुआ है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आप कम से कम इस तरीके के तर्कों का ना इस्तेमाल करें। अगर मैं कह देती प्राइवेट आतंकी केंद्र पाकिस्तान को, तो आपको फिर मिर्ची लग जाती है, उसके बाद आप एजेंडा बता देते इंडियन मीडिया का। बहरहाल आज आपको आपकी रील मिल गई होगी, कट करा के दिखाइएगा मुल्ला मुनीर जी को भी। बहुत शुक्रिया कनेक्ट करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।